Good morning, students. In this class of history today, we will discuss further about the Roman Empire, and the topics that we are going to look into is the 3rd century crisis, gender, literacy and culture. We have already spoken about the 3rd century crisis. Now ये क्या crisis थी? 3rd century में रोमन एम्पायर में कुछ ऐसा हुआ जिसे क्राइसिस का नाम दिया गया है. नॉर्मली जो एक प्रॉस्परस एम्पायर था, इनिशियल 2 सेंचुरीज में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे. देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल अराउंड देयर वाज हैप्पीनेस इन रोमन एम्पायर. बट बाय द कमिंग ऑफ 3rd century देयर वर फ्यू प्रॉब्लम्स एंड विल बी डिस्कसिंग दीज प्रॉब्लम्स कि रोमन एम्पायर को 3rd century में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. तो हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर का जो कंटेम्प्रेरी उस समय जो एम्पायर था, जिसे हम ईरानियन या असीरियन एम्पायर के नाम से जानते हैं, एंड हमने देखा था कि इसका जो एक्सटेंट है एशिया में, यूफ्रेट्स तक रोमन एम्पायर था. एंड यूफ्रेट्स के उधर ईरान एंड ऑल दैट एरिया वो दूसरा एम्पायर था, असीरियन एम्पायर, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज ईरानियन एम्पायर, क्योंकि ईरान जो अभी कंट्री है मेन, दैट वाज द एरिया जहाँ पर ये एम्पायर फ्लरिश करता था. डिफरेंस है दोनों में. रोमन एम्पायर बड़ा था, डाइवर्स कल्चर था. ईरानियन एम्पायर उतना बड़ा नहीं था. बट इन 225 CE, ओके, व्हाट हैपेंड वाज दैट अ न्यू डायनेस्टी, एन एग्रेसिव न्यू डायनेस्टी, उनके हाथ में पावर आ गया एंड दे स्टार्टेड रूलिंग इन ईरान. असीरियन एम्पायर में जो एक नई डायनेस्टी का रूल आया 225 CE में, सेंचुरी क्रिश्चियन एरा या फिर कॉमन एरा जिसे हम कहते हैं. तो 225 में वहाँ पर एक नई डायनेस्टी आ गई. ये एग्रेसिव थी और ये अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहती थी, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहती थी. और ये जो अभी यूफ्रेट से जो उधर ही थे ये लोग, अब ये यूफ्रेट्स को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगे. मतलब ये रोमन एम्पायर के टेरिटरी में एंटर करने लगे. तो यहाँ पर अब रोमन एम्पायर के सामने एक नया चैलेंज था कि वो इस ईरानियन जो नई डायनेस्टी है जो कि एक्सपैंड करना चाह रही है, उसे वो रोके. तो दे हैव टू फाइट अ वॉर. ओके, तो कॉन्स्टेंटली उन्हें उनको रोकने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी. ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन ईरान का जो उस समय का रूलर है शपूर वन, SHAPUR, दैट इज़ द नेम. सो शपूर वन ईरानियन रूलर जो उस समय है, उसके एक रॉक इंस्क्रिप्शन है. एंड उस रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है दैट ही हैड अनाइलेटेड रोमन आर्मी ऑफ 60,000. मतलब एक तरीके से ख़त्म कर दिया था उसने इस आर्मी को, जिसमें 60,000 सोल्जर्स थे. एंड इवन कैप्चर्ड अ पार्ट ऑफ एंटियोक सिटी. एंटियोक वो 3 बड़े शहर में से थे जो कि रोमन एम्पायर के थे, कारथेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक. तो एंटियोक का एक हिस्सा भी कब्जा कर लिया था शपूर वन ईरानियन रूलर ने, और 60,000 की जो आर्मी है रोमन एम्पायर की, उसे भी एकदम तहस नहस कर दिया था. ओके, तो एक तो ये चैलेंज था. उधर अगर हम नॉर्थ में देखें, जहाँ पर उनकी बाउंड्री जाती थी राइन एंड डेनोबी रिवर, जो कि जर्मनी का पार्ट है, तो जर्मनी तक जो रोमन एम्पायर फैला हुआ था. अब जर्मनिक ट्राइब्स, जो वहाँ पर जो ट्राइब्स थी, दे स्टार्टेड मूविंग बियॉन्ड दीज रिवर्स. वो इस फ्रंटियर के आगे बढ़ने लगे इनटू द रोमन एम्पायर. एंड इनको जर्मनिक ट्राइब्स हम कह सकते हैं, बट इन ट्राइब्स के कुछ नाम भी दिए गए हैं. देयर आर 3 नेम्स: अल्मानी, द फ्रैंक्स एंड द गॉथ्स. इनको जनरली यू कैन से जर्मनिक ट्राइब्स, एंड जिन्हें रोमन्स बारबेरियंस के नाम से बुलाते थे, बिकॉज दे वर नॉट सो कल्चर्ड पीपल, ट्राइबल पीपल थे, सो दे वर रिफर्ड टू एज बारबेरियंस. ओके, रोमन्स इनको एक कॉमन नेम से बुलाते थे, दैट इज बारबेरियन. हु आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल, हु डोंट नो द प्रॉपर वे ऑफ लाइफ, जिन्हें नहीं है तौर तरीके नहीं आते, उन्हें बारबेरियंस कहते हैं. तो ये इन्हें बारबेरियंस बुलाते थे. तो ये चैलेंज भी रोमन एम्पायर को फेस करना पड़ा फ्रॉम 233 टू 280. ओके, एंड ये 3rd century काफ़ी अनस्टेबल थी रोमन एम्पायर के लिए. और ये इस बात से, इसका सबूत इस बात से हमें मिलता है दैट इन 47 years दे वर 25 एम्परर्स. कोई भी एम्परर बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया, बिकॉज नए नए चैलेंजेस आ रहे थे.
एंड कोई भी नया जो एम्परर होगा वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रूल नहीं कर पाया. ओके, सो वी सी दैट द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स in the 3rd century, 25 emperors in 47 years. Okay, so these are the details. ये है आपका 3rd century crisis. We are seeing that the Sassanians, ये जो नई डायनेस्टी ईरान में आई, they were expanding beyond the Euphrates, so they had to, obviously Roman army had to fight a war with them, जिसका जिक्र है कि शपूर वन जो रूलर है उसके एक रॉक इंस्क्रिप्शन में ये इंस्क्राइब है that he had almost finished 60,000 soldiers of the Roman army and also occupied a part of the Antioch city. Okay, and then here we see that the Germanic tribes, okay, these tribes, Almani, the Franks and the Goths, जिन्हें बारबेरियंस कहते थे रोमन एम्पायर के लोग, इन्होंने भी नॉर्थ में डेनोवी एंड राइन रिवर के बियॉन्ड बढ़ना शुरू कर दिया था. ओके, एंड 25 एम्परर्स इन 47 ईयर्स. तो कोई भी एम्परर इस समय बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया. ये थी 3rd century क्राइसिस. नाउ लेट अस टॉक जनरली अबाउट द एंटायर इस रोमन एम्पायर की बात करते हैं कि यहाँ पर फीमेल एंड मेल उनके रिलेशनशिप कैसे थे, फीमेल को कितनी इंडिपेंडेंस थी या नहीं थी, लिटरेसी लेवल क्या थी, किस तरह का कल्चर था. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिटरेसी एंड द जेंडर. किस तरह की फैमिली हुआ करती थी. और ये बहुत यूनिक है कि उस समय, इतने पुराने समय में भी रोमन एम्पायर्स में देयर वाज वाइड स्प्रेड जो एक सिस्टम था दैट वाज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली शहरों में देखने को मिलती है. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन. ये एक न्यूक्लियर फैमिली होती है. जॉइंट फैमिली हम जानते हैं जब इसमें ग्रैंड पेरेंट्स और जो बाकी लोग इसमें जब आ जाते हैं तो एक जॉइंट फैमिली हो जाती है. इंडियन सोसाइटी मेनली जॉइंट फैमिलीज रही हैं, but as cities came up and people moved to cities for different work, obviously इंडिया में भी ये जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और न्यूक्लियर फैमिलीज इंडिया में भी होने लगी. ओके, अभी भी अगर हम देखें तो रूरल इंडिया में वी सी जो वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज होती हैं एंड सिटीज़ में वी फाइंड कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादातर होती हैं. तो न्यूक्लियर फैमिली समझ आ गया कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है. न्यूक्लियर फैमिली हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी. और जॉइंट फैमिली जब उसमें ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं तो वो जॉइंट फैमिली कहलाती है. लेकिन उस समय भी रोमन एम्पायर में भी हम देखते हैं दैट देयर वाज दिस न्यूक्लियर फैमिली, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रोमन सोसाइटी का. यूनिक चीज़ भी है उस समय के लिए दैट there was a widespread prevalence of the nuclear family. Adult sons did not live with their parents. Okay, मतलब वो जॉइंट अलग हो जाते हैं, अपनी अलग फैमिली कर लेते हैं, उसी को न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे. सो अडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज एंड इट वाज एक्सेप्शनल कि अडल्ट ब्रदर्स को अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, जो कि हम इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर बहुत अनकॉमन था. ओके, on the other hand slaves को, obviously slaves तो they are part of the family. तो न्यूक्लियर फैमिली है, husband wife and children प्लस उसमें slaves जो है वो तो रहेंगे. they were obviously like servants, so they were always part of the that family. slaves were always included in the family. and typical form of marriage, यहाँ पर marriage कैसे होती थी, was one where the wife did not transfer to her husband's authority. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विमेन को पावर है काफ़ी हद तक. टोटली वो अपने फादर के फैमिली से आकर अपने हस्बैंड की अथॉरिटी पे टोटली अपने सारे राइट्स हस्बैंड को नहीं दे देती है. उसके पास काफ़ी हद तक राइट्स बचते हैं. जैसे हम देखते हैं कि शादी के बाद भी शी रिटेन्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली, जहाँ उसका जन्म हुआ है. मतलब अपने फादर के फैमिली, अपने मदर के फैमिली जो है उधर भी उसकी प्रॉपर्टी में शेयर बना रहता था इवन आफ्टर मैरिज. एंड फादर के डेथ के बाद उसको उसका अपना जो शेयर है वो इंडिपेंडेंटली मिल जाया करता था. तो ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद फीमेल का अपनी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रहता था. और शी डिड नॉट हैव एनी राइट्स इन हर ओन फैमिली एंड पूरा हस्बैंड की फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी.
हस्बैंड के फैमिली को बिलोंग तो करना शुरू कर देती थी, बट शी स्टिल रिटेन्ड राइट्स इन हर नेटल फैमिली। जहाँ उसका जन्म हुआ है वहाँ पर भी उसके अधिकार बने रहते थे, वहाँ की भी प्रॉपर्टी में उसका शेयर बना रहता था। ओके, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर उसको अपना प्रॉपर्टी का जो शेयर है इंडिपेंडेंटली वो उसे ओन करने लगती थी। ओके, तो हस्बैंड एंड वाइफ एक ही फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सारी प्रॉपर्टी एक कंबाइंड प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। जो विमेन होती थी उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी भी हुआ करती थी, जो उसे अपने फादर की तरफ से वो इनहेरिट करती थी। ओके, सो शी डिड हैव हर फाइनेंशियल, उसके पास पावर काफ़ी हद तक थे, हम देखते हैं। द विमेन रिमेन्ड अ प्राइमरी हेयर ऑफ हर फादर एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन हर फादर्स डेथ। फादर के डेथ के बाद उसे अपने फादर के जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसका अपना हिस्सा उसे इंडिपेंडेंटली मिल जाता था। ओके, मैरिड कपल वर नॉट वन फाइनेंशियल एंटिटी बट टू। तो वो शादीशुदा जो कपल है, मैरिड कपल है, वो फाइनेंशियली एक यूनिट नहीं था, वो दो यूनिट थे। फीमेल की अपनी अलग प्रॉपर्टी, मेल की अपनी अलग प्रॉपर्टी। ओके, एंड वाइफ इंजॉयड कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस। ओके, तो शी वॉज लीगली वेरी इंडिपेंडेंट। डाइवोर्स लेना बहुत आसान था, अगर म्यूचुअली एग्री करते हैं तो डाइवोर्स आराम से मिल जाता था। डाइवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी एंड नीडेड नो मोर देन अ नोटिस। नोटिस लिखने से ही डाइवोर्स आसानी से मिल जाया करता था। ऑन दी अदर हैंड वेयर मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s, हम देखते हैं कि लोग किस एज पर शादी किया करते थे। तो मेल्स हम यहाँ देख रहे हैं कि 20s, लेट 20s, दैट इज 27, 28, 29 ऐसे जाके मैरिज करते थे, या फिर 30s में अर्ली 30s हम कह सकते हैं। तो काफ़ी लेट मैरिज करते थे। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि मेल्स की जो शादी होती थी वो काफ़ी लेट होती थी, लेकिन फीमेल्स की शादी काफ़ी जल्दी हो जाया करती थी, इन अर्ली 20s में हो जाती थी। इसका मतलब है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ की जो एज डिफरेंस काफ़ी रहता होगा, 10, 20, 12, 15 ईयर्स का एज डिफरेंस रहता होगा। एंड क्योंकि इस एज डिफरेंस की वजह से फीमेल पर काफ़ी हद तक डोमिनेशन भी हस्बैंड का रहता होगा। हम देख रहे हैं फीमेल काफ़ी हद तक यहाँ इंडिपेंडेंट है, उसके पास अपनी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी हस्बैंड का डोमिनेशन उस पर रहता होगा। एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, दैट हस्बैंड इज ऑफ द एज ऑफ 30 years and wife is of the age of say 18 or 19 years, then obviously the husband must be having some kind of a dominance over his wife. Okay, so on the other hand, whereas males married in their late 20s or early 30s, women were married off in the late teens or early 20s. तो late teens का मतलब है 15, 16, 17 में उनकी शादी हो जाती थी, या फिर अर्ली 20s, 21, 22 मैक्सिमम उनकी शादी हो जाया करती थी। ओके, एंड देयर इज नो डाउट दैट वीमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स। इसका एक एविडेंस है, अगस्टीन जो कि बिशप थे, उनका एक एविडेंस यहाँ पर हमें मिलता है। सेंट अगस्टीन was the bishop in North African city of Hippo। तो नॉर्थ अफ्रीकन सिटी, ऑब्वियसली रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, वो भी रोमन एम्पायर का हिस्सा था। 396 में वो हिप्पो में एक जाने माने फिगर थे वो, और जाने माने पर्सनालिटी थे। तो द ग्रेट कैथोलिक बिशप हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका, वो हमें बताते हैं, टेल्स अस दैट हिज मदर वाज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर। So we are seeing that male domination over females रोमन एम्पायर में था। एंड इवन द बिशप, उनका कहना है कि उनकी जो मदर थी, शी वॉज कॉन्स्टेंटली बीटन अप बाय हिज फादर। एंड मोस्ट अदर वाइफ्स स्मॉल टाउन में, ऐसा नहीं कि उन्हीं के फैमिली में ऐसा था, उस टाउन में औरों के साथ भी ऐसा होता था। ओके, फादर्स हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। एक और चीज़ है, और ये थोड़ा सा अजीब है, कि फादर्स के पास इतना कंट्रोल था, इतना लीगल कंट्रोल था कि अगर उन्हें अपने चिल्ड्रन नहीं चाहिए, सपोज आफ्टर बर्थ अ पर्सन हैड अ सन और अ डॉटर एंड ही डजंट वांट देम, देन वो उन्हें खुले ठंड में बाहर छोड़ दिया करते थे मारने के लिए, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। सो वी आर सीइंग हियर दैट द फादर
के पास इतना लीगल राइट्स थे कि वो अपने चिल्ड्रन को अपने खुद ही उसको मार सकते थे एंड उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। ओके, सो लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ था उनके पास कि वो अपने बच्चों के लाइफ एंड डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन, अगर बच्चे की ज़रूरत नहीं है तो वो उन बच्चों को खुली ठंड में मारने के लिए छोड़ देते थे और उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई उनको सजा भी नहीं होती थी। ओके, if we talk about literacy, so I'm sure these two topics you are clear। हमने देखा कि 3rd century क्राइसिस क्या थी और उस पर 2 मेन क्राइसिस के बारे में हमें बात करनी है। एक तो जो ईरानियन की तरफ से जो चैलेंज मिला वो, और उधर जो जर्मनिक ट्राइब्स थे उनकी तरफ से जो चैलेंज आया उसके बारे में। ठीक है, जेंडर हम देखते हैं कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल, फीमेल्स को काफ़ी हद तक फाइनेंशियल उसकी इंडिपेंडेंस काफ़ी थी और शादी के बाद भी उसका शेयर अपने फादर के प्रॉपर्टी में बना रहता था। ओके, उनकी अगर हम मैरिज की एज देखें तो फीमेल्स एंड मेल्स की मैरिज की एज में काफ़ी फ़र्क था। मेल्स काफ़ी लेट मैरी करते थे लेकिन फीमेल्स की काफ़ी अर्ली मैरिज हो जाती थी, विच मीन्स दैट हस्बैंड एंड वाइफ में एज डिफरेंस काफ़ी हुआ करता था एंड विच रिजल्टेड इन द डोमिनेंस ऑफ हस्बैंड्स ओवर देयर वाइफ। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि हस्बैंड्स यूज टू बीट देयर वाइफ्स। ओके, जैसा कि सेंट अगस्तीन ने बताया है, जो वो कैथोलिक बिशप थे नॉर्थ अफ्रीका में और वहाँ टाउन्स में उनका कहना है कि ऐसा बहुत कॉमन था दैट द हस्बैंड्स डिड बीट अप देयर वाइफ्स। इवन बिशप की जो मदर है उन्हें भी काफ़ी सताया उनके फादर ने। ओके, एंड प्रॉपर्टी वी हैव सीन कि एक फैमिली को बिलोंग करते हुए भी 2 फाइनेंशियल एंटिटी थी। वुमेन की जो वाइफ है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी, हस्बैंड की अपनी अलग प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर फैमिली का चलन था यहाँ पर और जो अडल्ट चाइल्ड हुआ करते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, वो अलग हो जाते थे और अपनी फैमिली अलग बसाते थे। ओके, फादर्स के पास काफ़ी सब्सटेंशियल राइट्स थे, लीगल कंट्रोल था अपने बच्चों के ऊपर और यहाँ तक कि वो अगर अनवांटेड चिल्ड्रन, अगर वो अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पर जिक्र नहीं है बट ये एकदम न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन की बात हो रही है कि सपोज समबडी वांट्स अ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड हैज़ बीन बॉर्न, तो ही हैड द राइट कि वो उसे ठंड में बाहर छोड़ दे और उसकी डेथ उसको मार दे। ओके, लिटरेसी अगर हम देखें तो यहाँ पर कैजुअल लिटरेसी थी। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर लिटरेट था। कैजुअल लिटरेसी का मतलब है कि लोग बोलना चालना थोड़ा बहुत लिखना, उसे कैजुअल लिटरेसी कहते हैं। अभी जैसे लिटरेसी रेट कैलकुलेट होती है उस तरह तो कैलकुलेट नहीं होती थी, बट आम जनता क्या समझ सकती क्या लिख पाती थी वो उसे हम कैजुअल लिटरेसी कहेंगे। ओके, इट इज सर्टेन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी वेरिड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, क्योंकि ये एम्पायर बहुत बड़ा है, इसमें अफ्रीका का पार्ट है, एशिया का है, यूरोप का है, तो सभी जगह यूनिफॉर्म लिटरेसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लिटरेसी का हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल की थी। पोम्पे एक बहुत फेमस सिटी थी इनकी, लेकिन 79 CE में वो वॉल्केनिक इरप्शन में ख़त्म हो गई थी। एंड पोम्पे का जो हमें पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी थी। Walls on the main streets of Pompeii often carried advertisements, graffiti were found all over the city। लेकिन अगर किसी शहर में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं बोर्ड्स एंड ग्राफिटीज एंड पोस्टर्स, तो ये मान लेना चाहिए कि वहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना आता है, तभी तो ये लगे हुए हैं। लोग जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उनको लगाया क्यों जाएगा। ओके, तो जैसे अभी आजकल शहरों में होता है कि शहरों में भी फाइंड आउट ऑफ होर्डिंग्स, आउट ऑफ बोर्ड्स एंड ऑल, बिकॉज पीपल नो हाउ टू रीड। तो यहाँ पर भी हम पॉम्पे सिटी में देखते हैं कि वॉल्स के ऊपर काफ़ी ग्राफिटी वगैरह, काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लगे होते थे। इसका मतलब है वहाँ के लोगों को पढ़ना आता था। ओके, एंड बट नॉट एवरीवेयर। इजिप्ट में वेयर हंड्रेड्स ऑफ पेपरी सर्वाइव, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, द मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स वर यूजुअली रिटन बाय, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो लीगल चीज़ें हैं, वो तो प्रोफेशनल ही लोग ही लिखते थे। एंड उसमें मेंशन रहता था दैट X and Y is unable to read and write, तो नॉट एवरीवन could read and write। ओके,
but even here literacy was certainly more widespread among certain categories. इजिप्ट रेगॉन में भी देखते हैं जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो लिटरेसी लेवल सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड स्टेट मैनेजर्स, इनफैक्ट जो एलिट क्लास है, जो आर्मी के लोग हैं और जो सोल्जर्स हैं, ये फिर भी पढ़े लिखे हुआ करते थे. बट इट डिपेंड्स रोमन एम्पायर में हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं. तो कहीं पे लिटरेसी ज़्यादा थी, कहीं पे लिटरेसी कम थी. ओके. So in the next class we will be talking about the culture, what kind of culture they had. Obviously यहाँ का बहुत डाइवर्स कल्चर हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो कोई एक यूनिफॉर्म कल्चर नहीं होगा यहाँ का. एंड देन वी विल लर्न अबाउट द इकोनॉमिक एक्सपेंशन. ओके. सो व्हाट वी लर्न टुडे इज अबाउट द जेंडर, मेल एंड फीमेल्स के बारे में हमने जाना कि उनकी क्या पोजिशंस थे, क्या उन पर अथॉरिटी थी, फाइनेंशियल अथॉरिटी फीमेल्स को कितनी थी, मैरिज उनकी कब होती थी. ओके. एंड ऑल्सो अबाउट द लिटरेसी लेवल, दैट लिटरेसी लेवल इन सम एरियाज वाज मच हायर एज कम्पेयर टू अदर एरियाज. कोई यूनिफॉर्म लिटरेसी लेवल हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है. ओके. एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कल्चर दैट द रोमन एम्पायर हैड. ओके. So this 3rd century crisis, the gender and literacy level, okay, these we have covered, and you must keep revising. Once you read these once and twice, तब जाके आपके mind में obviously set होने लगता है and it becomes easy for you to remember. Okay. So the next topic will be about culture and economic expansion. These are the two topics we'll be taking up in the next class. Okay. So that's all in this class. Thank you.